तो फिल्म के शुरू होते ही हम रत्ना को देखते हैं। रत्ना घबराई हुई अपने कमरे में आकर अपना कमरा लॉक कर लेती है। उसका चेहरा भी बिगड़ा हुआ था और अचानक से वो अजीब हरकतें करने लगी। अगली सुबह रत्ना बिल्कुल नॉर्मल थी। उसने एक एनवलप लाकर टेबल पर रखा जहाँ पर उसका बेटा बैठा हुआ था और फिर अपने बेटे को चलने को कहा। एनवलप के अंदर डाइवोर्स पेपर थे जो उसका बेटा देख चुका था। ये लोग अभी रत्ना के हस्बैंड को ही पिक करने के लिए जा रहे थे जो एक नेवी ऑफिसर था और काफी अरसे बाद छुट्टियों पर घर वापस आ रहा था। यहाँ रत्ना अपने हस्बैंड के कलीग से भी अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी और जब उसका हस्बैंड उसे मूवी के लिए लेकर आता है तो वो उससे भी अजीबोगरीब बर्ताव करती है, जैसे वो उसे दूर रहना चाह रही हो। मूवी के बाद ये लोग घर आ जाते हैं। रत्ना सीधी तरह अपनी फ्लैट के अंदर चली जाती है जबकि फारस अपने नेबर से मिलने लगा था, जिसे फारिस को बताया कि तुम्हारी वाइफ कई रातों से घर नहीं रहती। ये सुनकर फारिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो इस गुस्से को आकर रत्ना पर निकालने लगता है, लेकिन रत्ना कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और दोबारा घर से बाहर जाने की बात कहती है। रत्ना को अपना बाहर जाकर काम पूरा करना था, लेकिन तब फारिस प्यार से उसके करीब आता है और उससे रिक्वेस्ट करता है, आज मत जाओ, कल चली जाना। रत्ना रुक तो जाती है लेकिन वो फारिस के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। वो फारिस को इग्नोर कर रही थी, जिससे उसे लगने लगा कि रत्ना का जरूर किसी और आदमी के साथ अफेयर चल रहा है और ये चीज रत्ना को तोड़ देती है। वो फारिस को कोई जवाब नहीं देती लेकिन खुद अपना सर बुरी तरह टेबल पर मारने लगती है और ऐसा करने पर उसका बेटा आकर उसे रोकता है। अब सुबह जब फारिस की आंख खुली तो वो किचन में खटर पटर हो रही थी। बाहर जाकर उसने देखा कि उसका बेटा खुद ही खाना बना रहा था। वो अपने बेटे से बात करता है तो उसे पता चलता है कि कई महीनों से रत्ना उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। वो खुद ही अपना नाश्ता बनाता है और खुद ही तैयार होता है, खुद नहाता है और फिर स्कूल चला जाता है। ये सुनकर उसे और भी गुस्सा आया कि रत्ना कुछ भी कर रही थी और इन सब में वो अपने बेटे को भूल गई थी। अभी वो यही सोच रहा था कि एकदम से दरवाजे पर नॉक होता है और देखने को मिलता है कि यहाँ रत्ना की असिस्टेंट आई थी। रत्ना खुद एक स्क्रिप्ट राइटर थी और उसे जल्द ही अपना एक शो प्रोड्यूस करना था, जिसके लिए वो काफी दिनों से बिजी थी। और रत्ना के ही कहने पर उसकी असिस्टेंट उसके बेटे को स्कूल छोड़ने भी आ जाती है और स्कूल से लेकर भी आती थी। ये लड़की फादर्स को यह भी बताती है कि रत्ना पिछले 3 महीनों से एक होटल में जाकर काम कर रही है क्योंकि उसे सकने की सीरत थी। तो फारिस जवाब में कहता है, सकने तो उसके घर पर भी था। फारिस इस लड़की से रत्ना के होटल का पता पूछता है तो ये लड़की बताती है, मैं खास नहीं जानती, वो हमारे डायरेक्टर ने उसे बुक करवा के दिया है। खैर ये लड़की अब रत्ना के बेटे को यहाँ से लेकर चली जाती है और इतने में फारिस का नेबर उसके घर आ जाता है। इस टाइम वो एक नई खबर लेकर आया था। वो फारिस से कहता है, मुझे लगता है रत्ना के ऊपर किसी डीमन का असर है और ये बात मैं यकीन से कह सकता हूँ क्योंकि मैंने उसके पीछे किसी डीमन को चलते हुए देखा है। पुलिस को इन सारी चीजों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। तब भी वो जवाब में कहता है, देखो मैंने रिसर्च की हुई है, ये बुक तुम भी रखो, तुम भी इसे पढ़ना। अगर इसमें लिखा हुआ साइंस तुम्हें अपने घर पर मिलने लगे तो समझ जाना कि रत्ना किसी मुश्किल में है और तुम इसके एग्जॉशन को कम कर सकते हो और उसे बचा सकते हो। बुक में कुछ ऐसा लिखा था कि अगर फैमिली में किसी भी मेंबर के साथ वो डीमन होगा तो उसके बाकी फैमिली मेंबर्स को घर पर बेफिजूल उनके धब्बे नजर आएंगे। उनकी इन्हीं बातों के दौरान दिखाया जाता है कि रत्ना एक अजीब से मॉन्स्टर में बदल गई जिसे इन दोनों ने नोटिस नहीं किया। अब फारिस इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए जाता है रत्ना के डायरेक्टर के पास क्योंकि उसे लग रहा था कि रत्ना का डायरेक्टर उसमें इन्वॉल्व है। वो उसे फिजूल में पीटने लगा था लेकिन फिर उसे पब्लिक का ख्याल आया और उसने पूछा, बताओ रत्ना कहाँ है। डायरेक्टर जवाब में उसे रत्ना का एड्रेस नहीं बताता बल्कि ये कह देता है कि उसे डिस्टर्ब मत करो, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रही है। और ये सारी चीजें सुनने के बाद फारिस को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो खुद भी क्या करता, उसे हर चीज पता चलने के बाद ताजुब हो रहा था, इसलिए उसने एक प्रोजेक्ट स्पाई को हायर किया जो हर वक्त उस डायरेक्टर पर और उसकी वाइफ पर नजर रखे। ये सब करने के बाद वो घर वापस आ जाता है। ये टाइम उसके बेटे के भी स्कूल से वापस आने का था। रत्ना की असिस्टेंट उसे स्कूल से वापस लेकर आई और दुखी फारिस उसी से अपने गम बांटने लगा। बातों ही बातों में जब वह लड़की फारिस के करीब आने वाली थी तभी इन दोनों के दरमियान फारिस का बेटा आ गया जो अपने डैड को उसे नहीं लाने को कहता है। फारिस जब अपने बेटे को नहला रहा था तब वो बताता है कि मॉम कई दिनों से बहुत अजीबोगरीब बिहेव करती हैं, कमरे में जाकर किसी से बातें करती हैं और उनकी बॉडी भी कभी कभार मुड़ जाती है। इनकी इन्हीं बातों के दौरान पारस के बेटे को छत पर उनके धब्बे नजर आने लगे जिसे डरकर वह पानी के अंदर चला गया। यहाँ हम देखते हैं कि इतना
इतने में रत्ना भी घर आ गई। पारस गुस्से में रत्ना के पास गया और उससे पूछा, बताओ तुम कितने लोगों में इन्वॉल्व हो। ये बात इतनी ज्यादा गलत थी कि रत्ना को शदीद पर गुस्सा आ गया और रत्ना के गुस्से होने पर हमें दिखाया गया कि उसके घर की लाइट्स एकदम से फ्लिक होने लगी। इसी वक्त रत्ना का मुंह भी अजीब हो गया था और एक मर्तबा के लिए तो फारिस को लगा कि रत्ना गायब हो गई, लेकिन लाइट आने पर उसने रत्ना को नीचे बैठे हुए देखा। वो सिर्फ जमीन पर गिरी हुई नहीं थी, उसकी हालत भी काफी अजीब थी। उसका मेकअप बिगड़ चुका था और वो अजीबोगरीब तरीके से मूव कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अनदेखी चीज इस वक्त उसके साथ है। पारस रत्ना को उठाकर रूम में ले जाता है। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। ये सब क्या हो रहा था, पारस यही सोच रहा था। एकदम से उसकी नजर मिरर में गई, जहाँ पर उसे रत्ना का हुलिया एक डेड बॉडी की शक्ल में दिखा। आधी रात को सर जाती है और आधी रात में रत्ना को दोबारा से वही अटैक आता है और उसने अपना तकिया ऊपर रखा हुआ था। ये देखकर फारिस उसके ऊपर से वो तकिया उठाकर साइड में फेंक देता है, जिसके बाद रत्ना की हालत ठीक हो जाती है। इतने में ही हम देखते हैं कि फारिस को किसी का फोन आया। ये उसी स्पाई की कॉल थी जिसने फारिस को बताया कि वो डायरेक्टर तुम्हारी वाइफ में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि वो सारी इन्वेस्टिगेशन कर चुका था। कॉल के बाद जैसे ही फारिस रूम में आया तो रत्ना दोबारा ही उस पोज की हालत में मिली। उसके बाल उसके मुंह पर आए हुए थे और वो अजीबोगरीब काम कर रही थी। लाइट्स एक और बार फ्लिक हुई और जब लाइट्स दोबारा बंद होकर ऑन हुई तो रत्ना घर से गायब हो चुकी थी। फारिस को इस बात पर भी कुछ चीजें अजीब लगने लगी। उसका शक अभी भी डायरेक्टर पर था, इसलिए उसने दोबारा स्पाई को डायरेक्टर के होटल का एड्रेस पूछते हुए उस होटल में चला गया। वो जब लिफ्ट में था तो उसे यहाँ पर एक ओल्ड लेडी मिली जो उसे ये कहती है कि वो आने वाला है, जो कहने के बाद वो भी गायब हो जाती है। फिर उसने जाते ही डायरेक्टर पर गन पॉइंट कर दी, लेकिन फिर उसे पता चला कि उसके रूम में तो कोई भी नहीं था। वो घर वापस आया तो उसने देखा कि उसका बेटा बहुत ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि उसे छत पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे। काफी देर से वो वॉशरूम में भी नहीं गया था, क्योंकि वहाँ पर रत्ना थी और उसे अब रत्ना से डर लग रहा था, अपनी मॉम से डर लग रहा था। जाने से पहले तो फारिस खुद वॉशरूम चेक करके गया था। रत्ना वहाँ नहीं थी, लेकिन अब रत्ना वहाँ कैसे आ गई थी उसे समझ नहीं आता। वॉशरूम में जब वो जाकर देखता है तो रत्ना की हालत काफी बुरी थी। उसने अपने ऊपर अपना गाउन तक रखा हुआ था और उसके पाँव में से भी खून निकल रहा था। बाकी जो कोई भी उसे देखता डर जाता। फारिस अपने बेटे को इस कमरे से चले जाने को कहता है और फिर रत्ना को उठाकर बेड पर लिटाता है। रत्ना को सुनाने के बाद वो अपने बेटे के पास आ गया, उसे तसल्ली दी और उसे बातें करने लगा और बातें करते करते ही ये दोनों यहाँ सो गए। इसके बाद सोने के बाद हमें आधी रात को रत्ना दोबारा उठी दिखती है। अब वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। वो तैयार हुई, उसने बोल्ड मेकअप किया और छतरी लेकर बाहर निकल गई। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन इसकी उसे परवाह ही नहीं थी। वो इस बारिश में झूमती इंजॉय करती आगे बढ़ती है और तभी उसे टैक्सी मिल जाती है। वो टैक्सी को उस होटल जाने को कहती है जहाँ पर पिछले कई दिनों से वो काम करने के लिए जाया करती थी। मौसम बहुत खराब हालत में था और अकेली लड़की को देखकर टैक्सी ड्राइवर भी सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन रत्ना इग्नोर करके उसकी गाड़ी से निकल जाती है। और तब हम गाड़ी के अंदर एक शैडो को देखते हैं, एक भूत को देखते हैं। रत्ना को गाड़ी से निकलते ही वो एंटिटी जो हमें उस कार में बैठी दिखाई दी थी, वो बेदर्दी से ड्राइवर को मार देती है। ये सब रत्ना ने भी देखा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो बड़े मजे से अपने रूम के अंदर चली गई। यहाँ हमें देखने को मिला कि स्पाई भी उसका पीछा कर रहा है। जाहिर सी बात है, फारिस के कहने पर स्पाई जैसे ही रत्ना के रूम के पास गया तो उसे रत्ना के रूम के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। उसे लगा कि रत्ना के रूम के अंदर पहले से ही कोई होगा। बिना कुछ पूछे इजाजत लिए वो रत्ना के रूम खोलकर अंदर चला गया, जहाँ पर कोई भी नहीं था। रत्ना भी ऐसे ही खड़ी हुई थी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो, जैसे वो पूरी तरह होश में ना हो। उसे स्पाई को अंदर आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानती थी कि ये काम फारिस ही करवा रहा है। स्पाई कुछ उससे सवाल पूछता है और फिर उसका पूरा कमरा, उसकी अलमीरा, बेड के नीचे, यहाँ तक कि उसका वॉशरूम भी चेक करता है। लेकिन इस टाइम रत्ना के कमरे में कोई भी नहीं था। इन सारी चीजों की वो वीडियो भी बनाता है। जब तक स्पाई ये सब कर रहा था, रत्ना अपने काम में मग्न थी। यहाँ हम देखते हैं कि रत्ना की वीडियो बनाते हुए वो आदमी भी आहिस्ता आहिस्ता रत्ना के करीब आने लगा, लेकिन रत्ना ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, यहाँ तक कि उसके हाथ भी नहीं हटाए। एकदम से अब इस आदमी को बाथरूम से अजीब आवाज आई। उसे लगा कि बाथरूम में कोई है। चेक करने के लिए जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो वहाँ बहुत सारा खून गिरा था और सामने एक एंटिटी, एक डीमन भी उसे दिखाई दिया, जिससे डरकर वो फौरन ही बाथरूम से बाहर निकल आया। लेकिन पीछे रत्ना जैसे हथियार लिए तैयार खड़ी थी। वो इस आदमी को बार बार स्टैब करके यहीं पर मार देती है और मारने के बाद वो इस आदमी की बॉडी को उठाकर होटल के अलमीरा में रख देती है। और ये सब करने के बावजूद भी
रत्ना के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया, उसे डर भी नहीं लग रहा था। सीन यहीं कट होकर हमें पारस को दिखाया जाता है, जिसकी आंखें खुली हैं क्योंकि उसके ऊपर छत से खून के कतरे गिर रहे थे। ये देखकर तो वो खुद बहुत ज्यादा डर गया और उसने रत्ना के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिले थे, इसलिए उसने इस बात पे यकीन करा कि जरूर रत्ना के ऊपर किसी डीमन ने असर किया हुआ है, किसी डीमन ने रत्ना को पोजेस किया हुआ है। इस चीज का हल ढूंढने के लिए वो टोनी से बात करने के लिए जाता है और टोनी भी डीमन के सुराग ढूंढने के लिए उनके घर आ जाता है। घर चेक करने के बाद उसने फारिस को बताया जो भी डीमन यहाँ आया है उसे किसी ने भेजा है, क्योंकि वो रत्ना की फैमिली से जेलस है। वो लोग इस टाइम से रत्ना को छुटकारा दिलवा सकते थे एग्जॉर्सिज्म से। इस सब के लिए रत्ना का घर में होना जरूरी है। अब जितने में रत्ना नहीं थी, औरस को वहाँ बहुत सारी कैसेट्स नजर आ रही थी। टाइम पास करने के लिए उसने इनमें से एक की सेट प्ले कर ली। ये रत्ना के शो के रिहर्सल्स की रिकॉर्डिंग थी, जहाँ पर उसने देखा कि उसका डायरेक्टर बार बार उसकी एक स्क्रिप्ट को कैंसिल कर रहा था। वो उसके काम को बुरा कहता था और एक ही काम कई बार करवा लेता था, जिसकी वजह से रत्ना काफी डिस्टर्ब थी। इसी रिकॉर्डिंग में हम देखते हैं कि रत्ना की असिस्टेंट उसकी सारी स्क्रिप्ट्स को समेटे है और फौरन रत्ना के पीछे आकर उससे कहती है कि मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स हल कर सकती हूँ, सिर्फ एक शर्त पे कि तुम अपने हस्बैंड को मुझे दे दो। जाहिर सी बात है किसी को भी ये बात सुनकर गुस्सा आना था। वो बुरी तरह इनकार कर देती है। अब उस लड़की ने कहा सोच लो, मैं तुम्हें उसके बदले कुछ ऐसा दे सकती हूँ जो हमेशा तुम्हारी बात मानेगा, लेकिन वो एक इंसान नहीं होगा, वो होगी कोई एंटिटी, एक डीमन। ये सारी चीजें फुटेज में देखने के बाद पारस समझ गया कि जरूर रत्ना की असिस्टेंट ने ही वो एंटिटी को, डीमन को रत्ना के पीछे लगाया है। सारी बात समझने के बाद वो इरादा करता है, इसलिए वो पूछताछ करके रत्ना के होटल जाता है, जहाँ हमें देखने को मिला कि इस टाइम रत्ना के पास उसका डायरेक्टर आया हुआ था, जो अभी भी रत्ना को फोर्स कर रहा था अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के लिए। ये देखकर रत्ना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और रत्ना के गुस्से में आते ही इस डायरेक्टर के सामने वो डीमन आ गया, जिसे देखकर वो डायरेक्टर बुरी तरह डर गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। बिल्कुल स्पाई की तरह वो भी जब डर कर पीछे मुड़ा तो उसे रत्ना मारने के लिए खड़ी थी और रत्ना इस टाइम उसके गले पर चाकू रखते हुए उसका भी मर्डर कर देती है। ये सब करते हुए उसे जिसका ख्याल भी नहीं रहा था कि उसे जेल भी हो सकती है। शायद ये सब इस डीमन के पोजेशन से आ रहा था। नीचे हम देखते हैं कि फारिस उसी गाड़ी के पास आकर रुका है जिस गाड़ी के अंदर रत्ना यहाँ आई थी। उसका ड्राइवर मरा हुआ था। अभी वो उसी को देख रहा था कि अचानक डायरेक्टर की लाश भी उसी गाड़ी पर आकर गिरती है और ये देखकर वह बुरी तरह घबरा गया और फौरन रत्ना के रूम के अंदर जाने के लिए दौड़ा। जब वो लिफ्ट में था तो उसे दोबारा से वही ओल्ड लेडी मिली जो पहले भी उसे मिल चुकी है और वो इसे इतने में कहती है कि वो आगे आए और यह कह के वो वहाँ से चली जाती है। इसको भी इग्नोर करते हुए फारिस रत्ना के रूम में जाता है, जहाँ रत्ना वहाँ अजीब सी पोजीशन में लेटी हुई थी, ऐसे जैसे उन दोनों ने एक साथ वक्त गुजारा हो। रत्ना की हालत इस वक्त काफी अजीब थी, इसलिए फारिस उसे लेकर घर आ गया। उसे रत्ना पर तरस आ रहा था। उसे लग रहा था कि जरूर डायरेक्टर ने ही रत्ना के साथ कोई ज्यादती की होगी, इसलिए रत्ना ने उसे मारा। वो रत्ना को उठाते हुए उसके बाल बनाता है और उससे कहता है देखो रत्ना, कुछ नहीं हुआ, जो हो गया उसे भूल जाओ, हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। ये कहकर वो दोबारा रत्ना के करीब आने लगा, लेकिन रत्ना उसके करीब आने से बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। वो अब एकदम से फारिस को अपने से दूर करके भागकर किचन में चली जाती है। फारिस भी भागता हुआ उसके पीछे आता है, लेकिन तब तक रत्ना ने एक चाकू उठा लिया था, जिससे वो फारिस पे पॉइंट करती हुई कहती है दूर रहो मुझसे, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं उसी के साथ खुश हूँ जो मेरी बात मानता है। यानी रत्ना डीमन के साथ खुश थी। या जब फारिस दोबारा उसके करीब आने लगा तो उसे पता चल गया कि वो फारिस से इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकती, इसलिए वो अपने आप को ही मारने की कोशिश करती है, लेकिन फारिस उसे भी बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रत्ना बेहोश हो चुकी थी। फारिस उसे घर पर लिटाकर जल्दी से टोनी के घर लेकर आता है ताकि वो उसका एग्जॉर्सिज्म कर सके। टोनी भी घर में बहुत सारी कैंडल्स सुलगाकर रत्ना के हाथ पाँव को बेड से बांध देता है, लेकिन इस सब के बाद उसे क्या करना था यह वह नहीं जानता था और कंफ्यूजन उसके मुंह पर साफ नजर आ रही थी। एकदम से वो खुद से अब एक बात बनाता है और फारिस से कहता है कि मुझे रत्ना की पूरी बॉडी को अच्छे से चेक करना होगा, तो बाहर चले जाओ। इस बात से साफ जाहिर था कि वो भी रत्ना का फायदा उठाना चाहता था। यह दिखाया जाता है कि उसका बेटा स्कूल से वापस आ चुका है। उसे स्कूल से रत्ना की असिस्टेंट ने ही पिक किया था, तो इस टाइम घर आते ही घर का अजीब सा माहौल देखकर फौरन यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन फारिस उसे पकड़ लेता है। उससे कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब तुमने किया है, तुमने भेजा है ना रत्ना के पास डीमन, तुम रत्ना को आजाद करो चाहे मुझे ले लो। उसका मतलब था कि ये लड़की जो फारिस को किसी भी हालत में पाना चाहती थी, फारिस अब उसके साथ रहेगा, लेकिन फारिस ये सब मुंह से बोल रहा था, दिल में ऐसी बात उसकी नहीं थी। वो अभी भी रत्ना
को आजाद करने के लिए बोल रहा था, वह सिर्फ अपनी फीलिंग के लिए कह रहा था। और उसकी फीलिंग्स उस डेमन ने सुन ली और एकदम से वो फारिस को साइड पे गिराते हुए रत्ना के असिस्टेंट के पास आ गया और फिर उसकी बॉडी के अंदर चला गया। उसे पोजेस करते हुए डीमन ने फारिस के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन फिर उसने फारिस को नहीं मारा क्योंकि वो तो रत्ना के अकॉर्डिंग काम करता था और रत्ना नहीं चाहती थी कि डीमन फारिस को मारे, इसलिए डीमन इसकी ही बॉडी के साथ घर से बाहर चला गया और अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। अब फारिस जब वापस रूम के अंदर आया तो उसने देखा कि टोनी उसकी वाइफ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और ये देखकर उसे गुस्सा आ गया। इससे पहले कि वो टोनी के साथ कुछ करता, इस रूम का सारा फर्नीचर हवा में लटक जाता है और यहाँ की लाइट्स भी चली जाती है। टोनी इसी मौके का फायदा उठाते हुए फारिस को मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने फारिस को नहीं मारा तो फारिस उसे मार देगा। अब ठीक उसी टाइम पर जब वो फारिस को मारने लगा, डीमन ने उसे पोजेस कर लिया। ऐसी हालत में टोनी खुद अपना सर दीवार में मार मार कर मर गया और यहाँ रेलवे स्टेशन पर रत्ना की असिस्टेंट भी अपना सर नीचे मार मार कर मर गई। सीन कट होकर दोबारा हमें फारिस का घर दिखाया जाता है जहाँ दीवारों पे, छत पर, फ्लोर पर हर जगह खून थे और यह देखकर फारिस डर गया। हाथ में गन लिए उसने तेजी से अपने बेटे का दरवाजा खटखटाया ताकि वो अपने बेटे को लेकर यहाँ से भाग जाए, लेकिन दरवाजा ना खुलने पर मजबूरन उसने रत्ना के रूम में जाना पड़ा, जहाँ जाकर उसने देखा कि रत्ना उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। असल में उसके अंदर इस वक्त डीमन था और वो डीमन के साथ इंटीमेट हो रही थी। ये देखकर फारिस के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आया कि उसने देखा क्या है। उसके दिमाग पे इतना स्ट्रेस आया कि वो बेहोश हो गया। उसे जब होश आया तो उसने देखा कि वो थिएटर की एक कुर्सी से बंधा था और उसके साथ उन लोगों की लाश बंधी हुई थी जो इसने मारे थे। या रत्ना इन सबको अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट सुनाती है और फिर हंसते हुए इन सबको भी शूट करके मार डालती है। देखने को मिलता है कि ये सब उसके बेटे ने पर्दे के पीछे से देखा, लेकिन कोई अजीब रिएक्ट उसने नहीं किया। शायद उसे भी डीमन ने पोजेस कर लिया था। अब रत्ना का साथी वो डीमन ही था जो उसे हर मुश्किल से निकाल लेता था। इसलिए तो रत्ना ने इतने बड़े बड़े कदम उठा लिए थे। जितने भी लोगों को रत्ना ने मारा था ये सब वो लोग थे जो रत्ना को तंग किया करते थे और अब इन सब के मरने के बाद रत्ना आजाद थी और उसी को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।